हिंदुस्तान के आजकल एक लीडर जिसको हिंदुस्तान का मीडिया बहुत उछाल रहा है, उनका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मैं यूट्यूब पर देख रहा था कि इलेक्शन के बाद जब उनका उम्मीदवार यहाँ से हारा तो बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए। मैंने देखा उन्होंने बौखलाहट पे कहा उन लोगों को जो आलिम है, जो उलमा है, उन लोगों को ये कहा कि लिफाफों पे पलने वाले तुम हमको मत सिखाओ, तो और कुछ नहीं। और आजकल ये एक छुटभैया एक और नेता है यहाँ पर, क्या नाम है उसका, क्या नाम है? अरे नचनिया, वो जिसने अभी शादी में नाचा था अपने बेटे की, नाम क्या है यार? इम्तियाज जलील। हाँ, इम्तियाज खड़े करते हैं। और आजकल एक वीडियो वायरल हुआ है, आप लोग सुने कि नहीं? एक वीडियो वायरल हुआ है, नागपुर के अंदर सेटिंग हुई थी एमआईएम की, बुल्डाना के उम्मीदवारों की हुई। सुने कि नहीं सुने आपने? अगर नहीं सुने तो ये ले लेना वीडियो, आजकल वो भी वीडियो बहुत चल रहा है। तो इनका काम हर जगह सेटिंग करना है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ कौम और मिल्लत के नाम पर लोगों को बेचना है। जहां ऐसा राउंड बना लो भैया, वी बना लो, वी बना लो ऐसा। सर को बेटा, सर को, और सर को। देखिए इंशाल्लाह हमारे महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के कुछ अध्यक्ष भी आए हुए हैं जालना से, हमारे नबी सिपोरा कर इनका स्वागत अकरम भाई करेंगे। हमारे दुनिया के महाराष्ट्र और बहुत पुराने राहुल भाई का स्वागत महसूस करूँगा। जोरदार ताली। पीछे पीछे पीछे। आज समाजवादी पार्टी में बीआरएस पार्टी छोड़कर जिन्होंने प्रवेश किया है हमारे असीम भाई, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए और उनका स्वागत सम्मान दे रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कि बीआरएस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए हैं। हमारे बीच बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच है। मैं सलमान मिर्जा से गुजारिश करूंगा
सलमान तो ये पत्रकार संघ के महाराष्ट्र के अध्यक्ष बने, इनको डबल मुबारकबाद के लिए आप बैठे हैं। वो मैं ऐलान करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं युवाओं से शुरू करना चाहता हूँ। हमने पिछले 15 दिन से हमारे पास कुछ नाम आए थे युवजन सभा के लिए। हमने कृष्णा रोजकरी साहब से भी बराबर राब्ता किया, परवेज सिद्दीकी साहब, हमारे अकील भाई, अयूब भाई, हम सब ने हमने ये पाया कि युवाओं में कौन सक्षम काम कर सकता है, तो हमको एक नाम मिला जिसका नाम है सलमान मिर्जा। तो मैं सलमान मिर्जा को हमने औरंगाबाद युवजन सभा का महानगर का अध्यक्ष बनाया है। इनका नियुक्त पत्र जो तुलजापुर से चलकर हमारे बीच आए हैं युवजन सभा महाराष्ट्र के अध्यक्ष, उनको गुजारिश करूंगा कि वो उनको नियुक्ति पत्र देंगे। और मैं इनको बुलाना चाहता हूं कि मजहब के नाम पर हम जुल्म सितम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, वतन के मिट्टी में जाते हैं तो गुस्ल करके इस वतन के मिट्टी को नापाक हम कभी नहीं करते। मैंने आपसे कहा कि हमने समाजवादी पार्टी को क्यों ज्वाइन करना, जैसे कि मुझसे पहले रऊफ भाई ने बताया, लेकिन याद रखना, अगर इस देश में और इस मुल्क के अंदर फिरका परस्तों से कोई लोहा ले सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। आज इस मुल्क से दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं और मार ही डाले जो ये दुनिया वो है, मार ही डाले जो ये दुनिया वो है, हम अगर जिंदा है तो जीने का हुनर रखते हैं। आज के इस समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता औरंगाबाद शहर के मिड़ावा में मेरे साथ हमारे दोस्त जफर साहब, अजमत साहब, और आज के इस मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए जिन्होंने अयूब भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने काम किया, ऐसे हमारे शोएब भाई, अयाज भाई, सलमान भाई, बात आज आपको बोल रहा हूं वो बहुत काम की बात है आपके लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन करना है, समाजवादी पार्टी में हमने काम क्यों करना। मेरे नौजवान साथियों जो यहां बैठे हैं, कान खोलकर सुन लो कि सियासत में हमारा सिर्फ एक इस्तेमाल होता है। हम लोग जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। चुनाव जब आता है तो चुनाव के अंदर सियासी पार्टियां हमें जज्बाती करती है। उसके बाद जब हुकूमतें उनकी आती है, कामयाब वो होते हैं, तो हमारे सियासत में हमारे कार्यकर्ता और हमारे साथी, हमारे 37 MP है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो फिरका परस्तों के सबसे बड़े सरदार वहां रहते हैं, हम देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक सिर्फ और सिर्फ फिरका परस्ती की बात होती है। हमेशा एक ही इशू पूरे टीवी पे चलता है, अखबारों में चलता है, वो है मुसलमानों का। उनकी सियासत ही उसके ऊपर चलती है, जो रोजाना उनको लगता है कि गाली बको। और इस देश के अंदर एक ऐसा फैशन बन गया है कि जो मुसलमानों को जितनी गाली बकेगा उतने बड़े ओहदे उसको दिए जाते हैं। ये हैसियत बना दी गई है। लेकिन याद रखो, उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी समाजवादियों की सरकार आई तो इन समाजवादियों की सरकार ने हमेशा फिरका परस्ती को लगाम लगाने का काम किया। आपने देखा होगा, यूट्यूब पर चेक करना, ये जो आज वो बोलता है योगी, जानते हैं ना योगी आदित्यनाथ, एक यूट्यूब पर निकालना कि पार्लियामेंट में उसने किस तरीके से धारों आंसुओं से रोया था। जानते हैं आप क्यों रोया था? इसलिए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यही आदमी सांप्रदायिक बात करता था, यही आदमी हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की बात करता था, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था और इतना मारा था उसको कि उसने पार्लियामेंट में आके रोया था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप अपने यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब में जाके देख लेना। तो ये समाजवादी पार्टी की जो हुकूमत जब उत्तर प्रदेश में आती है तो इस तरीके से काम करती है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से हमारे कायद
अबू आसिम आजमी साहब आज 25 साल और 30 साल से अक़लियतों के लिए, पिछड़ों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आज के जो मेंढक चिल्ला रहे हैं ना, ये उनके कहीं पासंग में नहीं बैठते। मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। मैंने सुना हूं पिछले वक्त कि कुछ सियासी पार्टियां जिन्होंने यहां पर आपके जज्बात के साथ खेलकर इस शहर के अंदर अपनी सत्ता हासिल की, इस शहर के अंदर अपनी हुकूमतें बनाई, ऐसी सियासी पार्टी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारे जज्बात के साथ खेला है। वो ऐसी बातें करते हैं कि जिससे हम लोग जज्बाती हो जाते हैं। मैंने अभी आते आते एक यूट्यूब के ऊपर मैं जानना चाहता हूं, बैरिस्टर साहब, जब आपके उम्मीदवार हिंदुस्तान में खड़े होते हैं, जब आपके उम्मीदवार किसी उम्मीदवार के सामने खड़े होते हैं, मुस्लिम उम्मीदवारों के सामने खड़े होते हैं, तो वो हार जाते हैं और आपका उम्मीदवार थोड़े से वोट लेता है और हरा देता है, तो उस वक्त उसको जो तकलीफ होती होंगी, आप उसका भी एहसास करिए। आप उस वक्त भी बौखलाइए, क्यों नहीं बौखलाते? मेरी समझ से बाहर है। मैंने सुना, और उसके बाद भी अगर औरंगाबाद की हमारी अवाम खामोश है, तो मुझे लगता है कि ये हमारी बेहिसी का इससे बड़ा सबूत। बहुत शौक है उसको नाचने का। मुझे लगा कि जब उसने रैली निकाला तो एक आवाज निकाला उसने कि तेरा मेरा क्या रिश्ता, यही था ना। हमने बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। और वही आदमी जब अपने बेटे की शादी में जब वो डांस करता है, ऐसा ऐसा हाथ करके नाचता है, तो मुझे लगा कि यार है या नहीं वो अच्छा डांसर? अरे जोर से बोलो, है या नहीं अच्छा डांसर? तो ये इस तरीके से हमारे साथ ये खिलवाड़ करते हैं, हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी आपका वो विकल्प है, अबू आसिम आजमी आपका वो कायद है कि जब ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त से अबू आसिम आजमी इस पूरे महाराष्ट्र के अंदर कौम और मिल्लत का काम करते हैं। और मैं चाहता हूं औरंगाबाद के लोगों, ये जो पार्सल है हैदराबाद का आया हुआ, इसे वापस हैदराबाद भेज दो। यही काम हमको करना है। इनको मैंने देखा इस वक्त, बैरिस्टर साहब इस वक्त डेलीगेशन लेकर जब फॉरेन में गए, तो मैं देखा मीडिया बड़ा उनको वेटेज दे रहा था, मीडिया उनको बहुत कवरेज दे रहा था। एक तरफ नरेंद्र मोदी को दे रहा था और दूसरे तरफ बैरिस्टर साहब को दे रहा था। मैं जानना चाहता हूं बैरिस्टर साहब, आप इस मुल्क का जब वफद लेकर गए, वफद के साथ में गए, तो मैंने देखा कि आपने कहीं पर यह नहीं कहा कि मेरे देश की सेना ने इतना बड़ा काम किया, पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया। आपने ये नहीं कहा। मुझे तो ऐसा लगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर गए थे, भारतीय जनता पार्टी की दफा के लिए गए थे। मैं जानना चाहता हूं आपसे, मैं जानना चाहता हूं जो तिलमिलाहट आप में है, तो हैदराबाद के अंदर ये तिलमिलाहट क्यों नहीं होती है? मैं जानना चाहता हूं। जब सीटें खड़ा करने की बात आती है, तो आप तेलंगाना में सिर्फ 7 सीटें लड़ते हैं, बाकी सारी सीटें छोड़ देते हैं। आप हर जगह सिर्फ सेटिंग करते हैं, आप सबसे बड़े सेटिंग मास्टर हो गए। जब आपको महाराष्ट्र में सीटें खड़े करना है, तो आपके लोग महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चला के रखा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस देश के अंदर कि फिरका परस्ती कैसे बढ़ना चाहिए, जैसे काम करती है, वो उस काम को इम्प्लीमेंट करने में ऐसे लोग अमल करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर, याद रखना, बहुत सारे लोग जब बोलते हैं कि भाई, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे कायद ऐसा बात करते हैं, हमारे कायद हक की आवाज लड़ते हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब हकीकत की बात आती है, जब प्रैक्टिकल काम पूछता हूं कि उन्होंने मिल्लत के लिए किया क्या है, तो वो कहते हैं कि भाई स्कूल और कॉलेज बनाए। तो मैं पूछना चाहता हूं, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर फ्री में कोई पढ़ाया नहीं जाता, फ्री में कोई एडमिशन नहीं होता। अगर हम और आप जब किसी सीट के लिए जाते हैं, तो बाकायदा डोनेशन लिया जाता है, वो कारोबार करते हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आपको मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का झंडा थामना होगा। याद रखना, इस देश के अंदर मुस्लिम सियासत से ज्यादा आपको सेक्युलर लीडरों की जरूरत है, सेक्युलर हिंदुओं की जरूरत है, आपको कृष्णा जैसे लीडर की जरूरत है, जो आपकी माइनॉरिटी के मसले में डट कर अगर कोई खड़ा रहता है, हमारे ऐसे लीडर।
और जब मैं पूछना चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों, जब वक्फ का बिल पार्लियामेंट में आया तो आप बताइए आपके मुस्लिम कितने एमपी थे? सिर्फ 24 एमपी है हिंदुस्तान में, लेकिन आपके लिए कितने लोग खड़े थे? 232 लोग आपके समर्थन में खड़े थे। वो आपके सपोर्ट में जो लोग खड़े थे, क्या उनका एहसान हम पर नहीं है? क्या एहसान नहीं है उनका? तो पार्लियामेंट में जब वक्फ बिल के साथ जो लोग खड़े थे, हम उनको कैसे भूल सकते हैं? आपको याद रखना, क़यादत आपको मुसलमानों की नहीं, क़यादत आपको सेक्युलर लोगों के लिए आपको चुनना पड़ेगा, जो आपके लिए हमेशा लड़ने के लिए खड़े हैं। और आखिरी बात जो आज मैं यहां पर कहने जा रहा हूं, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, जितने नौजवान यहां पर आए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का जो झंडा है वो मजबूती के साथ आप थाम लो। इस औरंगाबाद शहर के अंदर आने वाले चंद दिनों के बाद जब हमारे कायद अबू आसिम आज़मी साहब यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि औरंगाबाद शहर के अंदर अब तक जो आए होंगे या आते रहे होंगे, इस बार नज़ारा उनको ऐसा दिखा दो नौजवान साथियों कि लगना चाहिए कि इस शहर में समाजवादी पार्टी की ताकत बहुत ज़्यादा है। क्या ये करेंगे? जोरदार हाथ उठा के तालियों से बताओ मुझे। ये गूंज उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिनका घमंड इतना बढ़ गया था कि जो शहर के लोगों के या शहर के वोटों को अपने जेब में रखने का जो सपना देख रहे थे, जिनका घमंड टूटा, ये उन तक भी पहुंचेगी आवाज। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आखिरी में मैं ये कहूंगा कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं, हर नौजवान अपना नाम और मोबाइल नंबर देके जाए। हर एक नौजवानों से अबू आसिम आज़मी साहब की मैं बात कराऊंगा, ये मेरा वादा है। और आखूंगा कि जिस तरीके से पिछले वक्त आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से औरंगजेब के मुद्दे को लेकर और दूसरे दिगर मुद्दे लेकर, टीपू सुल्तान के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से बदनाम करने की साजिश और प्लानिंग ये कुछ चैनलों द्वारा किया जा रहा था, कुछ संगठनों द्वारा किया जा रहा था, कुछ सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा किया जा रहा था, उसका जवाब हमको अपने तौर पर देना है कि ये लोग एकता की ऐसी मिसाल थे, ये लोग हिंदू और मुसलमानों की मिसाल थे। जब तक हमको अगर तारीख नहीं मालूम होगी तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं खत्म करता हूँ इस शेर के साथ कि हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, अब बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, और अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय। उसमें ये तय हो चुका है। हाँ, अभी मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूँ आप सबके सामने। औरंगाबाद महानगर अध्यक्ष के लिए हमारे हरदिल अजीज अयूब पटेल ये प्रस्ताव सबकी अनुमति से पारित किया गया। आपको बहुत बहुत मुबारक और आपका बहुत बहुत मुबारकबाद। जो अयूब पटेल है, बिग बॉस मराठी में अयूब भाई के बड़े सदर अरबाज पटेल, जो बिग बॉस मराठी में एक्टर है, उनके वालिद साहब है। अयूब पटेल साहब को फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आपको मैं गुजारिश करूंगा, समाजवादी पार्टी संविधान के अनुसार आप अपनी बॉडी जल्द से जल्द टाइप करने का काम किया है। खासतौर से परवेज सिद्दीकी साहब, अकील भाई, अयूब खान साहब और तमाम लोग। आओ ना। अब
अभी औरंगाबाद शहर के पूर्व विधानसभा का अध्यक्ष अयूब भाई के नेतृत्व में नियुक्त की जा रहा है। आइए एक मिनट रुको। हटो बेटा, इधर हो जाओ। सैयद आसिफ और एक मुर्दाबाद शहर अध्यक्ष मुजफ्फर मोमिन साहब हमारे बीच मौजूद है। इधर बेटा, इधर 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 इधर। यस नहीं, रंजो रंजो। हाँ निकाल। पत्र में गुजारिश करता हूँ हमारे प्रवेश सिद्धि के साथ देंगे। आएंगे वैसे मैं आप और एक दो बैठे जाओ, चले जाओ। ये नियुक्ति पत्र तो दो। एक मिनट। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अरे अरे भैया, उन्होंने नहीं दिख रहे पीछे। ओके भाई। ठीक है, अच्छा जाओ नाजिम भाई, जाओ जाओ नाजिम भाई। मालूम है ना। बहुत बहुत
अरे भैया, अरे बैठे ओ टोपी। तमाम दोस्तों को फॉलोअर को मुबारकबाद देता हूँ और गुजारिश करता हूँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के लिए जब भी आपको आवाज दी जाएगी आप समाजवादी पार्टी का कारवा बढ़ाने के लिए जो मुबारकबाद दो। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम आप सब लोगों मीडिया से लेकर सभी लोगों ने सपोर्ट किया आपका प्रोग्राम कामयाब हुआ। मैं पार्टी का संगठन से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे कायद की कोई बेइज्जती कर नहीं सकता, और अगर सूरज की तरफ देखकर अगर कोई थूके तो थूक उसके मुंह पर ही आएगा। और मैं इम्तियाज़ जलील जैसे ओछे नेता की सवालों के जवाब देना पसंद नहीं करता। उस वक्त भी बोला था, मगर फिर भी आप इसरार कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो आदमी ने गद्दार बोला तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसने किस बेस पे बोला। अगर उसको इस बात का एहसास है कि वो यहाँ से चुनाव हार गया, तो मैं आपके ज़रिए ये पूछना चाहता हूँ, जनता से पूछना चाहता हूँ, अवाम से ये पूछना चाहता हूँ कि जब कई उम्मीदवारों को वो अपने उम्मीदवार खड़े करके हराते हैं, क्या वो भूल गए कि उत्तर प्रदेश में देवबंद में जब उम्मीदवार हमारा खड़ा हुआ तो उस वक्त इनके उम्मीदवार ने 3,500 वोट लिया, हमारा उम्मीदवार हार गया। वो ये बात भूल जाते हैं। वो ये बात भूल जाते हैं कि 2019 में किस तरीके से कुरला में चांदीवली जो विधानसभा है वहाँ पर आरिफ नसीम खान चुनाव लड़ते हैं और आरिफ नसीम खान 85,000 वोट लेते हैं। जो बीजेपी से शिवसेना से जो उम्मीदवार चुनकर आया वो 85,000 कुछ वोट लेता है और 409 वोट से आरिफ नसीम खान हार जाते हैं और एमआईएम का उम्मीदवार 1,067 वोट पाता है। तो उस वक्त इनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि ये गद्दारी कर रहे हैं। तो इन्हें गद्दार दूसरों को बोलने के पहले और ख़ास तौर पर उस कायद को बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर उम्मीदवारों को गिराने की सुपारी इन लोगों ने ली है। और इतने वो टिकट नहीं देते तो वो शायद जीतने के उनके चांसेस हैं। देखिए, वो टिकट नहीं देते तो भी वो वहाँ से चुनाव लड़ते। और मैं पहले भी बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ इस बात को कि जिस वक्त हमने उनको उम्मीदवार दिया था उस वक्त इम्तियाज़ जलील वहाँ से चुनाव लड़ने वाले हमको नहीं मालूम था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसा आप कह रहे हैं कि भाई वो वहाँ से टिकट नहीं दिए होते और ये उम्मीदवार नहीं होते तो शायद ये जीत जाते, ये गलत बात है। तो वहाँ पर जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ इन्हीं लोगों ने गद्दारी की है और अबू आसिम आज़मी साहब के सामने उम्मीदवार दिया, और ना सिर्फ उम्मीदवार दिया, पहली बार सबसे ज़्यादा किसी उम्मीदवार के लिए मेहनत की है हमारे बैरिस्टर साहब ने, उनके छोटे वाले भाई ने और बाकी तमाम लोगों ने अबू आसिम आज़मी साहब को हराने की कोशिश की और वहाँ पर बहुत जद्दोजहद मेहनत की, बहुत पैसा खर्चा किया। तो ये गद्दारी नहीं हुई। गद्दार बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए इम्तियाज़ जलील जैसे घटिया इंसान को। लेकिन नाचने वाले को ये बात बोलना शोभा नहीं देते इतने बड़े कायद के बारे में। और अभी तो जो बात उन्होंने बोला है उसका माकूल जवाब हम उनको यहीं पर देंगे, इसी औरंगाबाद में। यादव साहब को उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को मैं जूते की नोक पे रखूं। कौन बोले? इम्तियाज़ जलील साहब ने किसको बोले? अखिलेश यादव साहब। हम इम्तियाज़ जलील की बातों को जूते की नोक पे रखना चाहते हैं और जूते की नोक पे रखते हैं ऐसे नचैया को। जूते की नोक पे रखना चाहते हैं जो एक्टिंग करते हैं, जूते की नोक पर रखना चाहते हैं ये जो बातें, जो डायलॉग है जो दारुस्सलाम से चालू होता है और बाकी सब तमाम लोग इस तरीके की जो डायलॉग बोलते हैं ना, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अवाम को गुमराह करने के लिए बोलते हैं, जज्बात को भड़काने के लिए बोलते हैं। हम इन
लाल टोपी वाले वो कुछ मार्केट में घूम रहे हैं करके ऐसा भी उन्होंने कहा। अब मैंने क्या बोला कि इम्तियाज़ जलील बौखला गया है। अब वो बेचारा क्या करेगा बौखलाहट में, तो अपना आपा खोता है और अपना आपा खोकर इस तरीके की बात करता है। तो वो इम्तियाज़ जलील जो है वो इस तरीके के जुमले जो इस्तेमाल कर उससे कोई, और उसी का जो है अवाम में उसकी इमेज ख़राब हो रही है। इस तरीके की जो भाषा वो इस्तेमाल कर रहा है उससे उसकी कैटेगरी का अंदाज़ा लगता है कि वो किस कैटेगरी का इंसान है। तो नगर पालिका इलेक्शन में कैसे जवाब देंगे? हम माकूल जवाब देंगे। अभी तो जो आज आप देख रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी में नौजवानों ने जो यहाँ शिरकत की है, तो अब यहाँ से हमारा जो है काम शुरू होगा। हम इस शहर के अंदर इंशाअल्लाह एक अच्छा महाज तैयार करेंगे और समाजवादी पार्टी को यहाँ पे मजबूत करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके उम्मीदवार चुनकर आए। हम पूरी कोशिश करेंगे। इधर देखिए, इधर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अबू आसिम आजमी साहब जिंदाबाद, अबू आसिम आजमी साहब जिंदाबाद।